नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माइंड मूवर एकेडमी पे। मैं आकाश खरवार आपके बीच फिर से आ गया हूँ एक बेहतरीन सा फिजिक्स का लेक्चर लेके। और फिजिक्स में अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकृति, और प्रकृति कैसे फिजिक्स से रिलेट कर पा रही है, कैसे साइंस का रिलेशन है। और फिर इसके इसी बीच में हम 11th का फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किए थे, जो कि है यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, आप अभी तक जितना पढ़ के आ चुके हैं उतने में हम ये सीखे हैं कि क्या होता है फिलॉसफी, फिलॉसफी से साइंस कैसे आती है, साइंस से फिजिक्स कैसे आती है, फिजिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, और फिर उसके बाद फिजिक्स में कितने सारे लॉज होते हैं, उन लॉज से पूरा यूनिवर्स कैसे गवर्न होता है। और उन लॉज को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स की बात की थी हमने, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हमको कुछ यूनिट्स चाहिए होती है, उनको मेजर करने के लिए, उनकी अमाउंट बताने के लिए कुछ यूनिट्स चाहिए होती है। और जो भी यूनिट्स हमको चाहिए होती हैं वो दो तरह की होती है। एक को मैंने बांटा था फंडामेंटल में, मतलब मैंने नहीं बांटा था, ये फिजिक्स मैंने नहीं बनाई, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जरिया हूँ। ठीक, तो उसको बांटा गया था फंडामेंटल और डिराइव। और एक तीसरे तरह की बात की थी जिसको हम लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में मैंने बोला था कि वो कोई अल्टीमेट चीज नहीं है जो फिजिक्स में कंपलसरी थी कि इस यूनिट को लाना ही लाना है। एक्चुअली में वो एक मैथमेटिकल टूल है, और उस मैथमेटिकल टूल को हम अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि मेरा वादा था, आप लोगों के समक्ष फिर से मैं आ गया हूं उस सीरीज को, उस लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने जैसा बोला था पिछले लेक्चर में, कि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट समझेंगे। मास, लेंथ और टाइम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को समझाने के पीछे का पर्पस क्या है। मैं इसको स्किप कर देता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना हमको है ही नहीं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो भी चलता। लेकिन इसको पढ़ाने के पीछे का मकसद मेरा क्या है उसको जरा समझिएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मास, तो अब मैं स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअली में यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो अपने आप में चैप्टर तो बहुत मामूली से है, लेकिन वो अपने आप में बहुत कुछ कंटेन करके बैठा है। आप जैसे ही फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो कई जगहों पर जो यूनिट्स आएंगे, जो क्वांटिटीज आएंगी, उनके बारे में हम यहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे मोशन, तो मोशन में हमको डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ आएगा। लेकिन डिस्टेंस और टाइम, एक्चुअली में लेंथ और टाइम जो है उसकी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब ये वाला जो चैप्टर है वो अपने आप में पूरी फिजिक्स की का बेस तैयार करता है। तो इस बेस को क्यों ना और मजबूत किया जाए, और क्यों ना सॉलिड बेस बनाया जाए, क्योंकि जितना सॉलिड बेस बनाएंगे ऊपर की बिल्डिंग उतनी शानदार बना सकते हैं। चाहे जितनी ऊंची इमारत खड़ी करनी हो, हमको कोई दिक्कत परेशानी वाली समस्या नहीं। जैसा कि कुछ कुछ बच्चे आप लोगों में से बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ मेंस की, कुछ एडवांस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी लेवल तक जाना चाहते हो, अगर आपका बेस, आपका कोर मजबूत है, तो आप किसी भी लेवल तक फिजिक्स पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोर इनकम्प्लीट रह गया या वीक रह गया, तो फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल आएगी, और कहीं ना कहीं ये आएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्किप कर दिया और मुझे अब तक फिजिक्स समझ आ रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो ये बात तय मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में समस्या आएगी, आएगी ही आएगी। अगर आप कोर्स समझ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप समस्या में उलझेंगे, और जरूर जरूर उलझेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने के पीछे का मेरा पर्पस ये था कि मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। क्योंकि मैं जैसे ही आगे चलूंगा तो मैं मास, लेंथ, टाइम हम लोग पढ़ना डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, टेम्परेचर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि वास्तविकता में वो फिजिक्स में या हमारी भौतिक जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है, क्या जरूरी है उसको पढ़ना, और कहां कहां पर वो अप्लाई होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मास मास बोल देने से हम मास को समझ नहीं जाते।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा मास लेंथ टाइम पूरी मैकेनिक्स पढ़ डाली होगी, लेकिन ये बात भी है कि आज तक शायद ही किसी को मास का एक्चुअल मीनिंग पता हो। मतलब बहुत सारे लोगों में जिनको पता होगा, लेकिन फिर भी आप एनएलएम पढ़ चुके, आप फोर्स पढ़ चुके, आप लेंथ टाइम ये सब कुछ पढ़ चुके, फिर भी मास का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता है ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बावजूद भी मास मेथड टाइम के कोर में उलझे रहते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने पर हमको क्या होगा कि जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा कोर मजबूत होगा। तो जरा हम इन चीजों पर चर्चा करते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल 3 क्वांटिटीज पे बात करेंगे, और इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, टेंशन मत लीजिए। जो भी बात होगी वो पूरी की पूरी लॉजिकल और फील वाली बात होगी। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, डरिएगा नहीं। फॉर्मूला आएगा, आगे आएगा, लेकिन ये बात है कि जिस टाइम पे फॉर्मूला आएगा उस वक्त आपको उस फॉर्मूले को पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा तो फॉर्मूला आप पहले ही समझ जाएंगे, बिना फॉर्मूले की बात किया फॉर्मूला समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो कॉन्सेप्ट से आता है, लॉजिक से आता है। ऐसा नहीं कि पहले फॉर्मूला आ गया फिर उसके बाद लॉजिक बिल्ड हुआ, पहले लॉजिक बिल्ड हुआ, कॉन्सेप्ट आया, तब जाके फॉर्मूला आया। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास। 3 चीजों की चर्चा करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास, लेंथ टाइम। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मास की। ठीक है, तो मास की बात करने से पहले, मास होता क्या है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मास क्या नहीं होता है। ठीक बात है, तो अगर मैं इस दुनिया में बात करूं एग्जिस्टेंस की, कि चीजें किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, तो चीजों के एग्जिस्टेंस करने का 2 ही तरीका हो सकता है कि या तो वो पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट कर रही होंगी, यानी कि या तो वो मुझे पार्टिकल के फॉर्म में दिखेंगी या तो वो मुझे वेव के फॉर्म में दिखेंगी। पूरी दुनिया को समझने के केवल 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, आप पार्टिकल के टर्म में समझिए, आप वेव के टर्म में समझिए, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। या तो वो पार्टिकल होगी या तो वो वेव होगी, या हो सकता है दोनों है, पार्टिकल भी हो और वेव भी हो। जो पढ़ चुके हैं बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा कि मैं पार्टिकल और वेव दोनों बोल रहा हूं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि दोनों में तो कोई एक ही हो सकता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो एक साथ दोगलापन बिहेवियर दिखाती हैं, दोनों चरित्र रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सामने दोहरा चरित्र दिखाते होंगे। तो पार्टिकल और वेव जो है वो अलग अलग चीजें। अब पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो पार्टिकल है मैं बोल सकता हूं कि वो मैटर से बना होगा। और मैटर क्या होता है, क्लास 9 में बहुत मस्त एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी कि व्हाट इज मैटर। पहला चैप्टर केमिस्ट्री में रहा होगा, व्हाट इज मैटर क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आपने बताया होगा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। किसी के पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। यानी कि अगर वेव की बात करें तो वो मैटर नहीं होगी, और जो मैटर नहीं है उसके पास मास नहीं होगा और उसके पास वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करेगी। ठीक बात है। अब पार्टिकल के पास जो मैटर है, मैंने उसकी 2 प्रॉपर्टी बताई, मैंने नहीं बताई, आप लोग नहीं बताई, आप खुद पढ़ के आए हैं, समझदार हैं, कि वो मास कैरी करेगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि स्थान घेरेगा, है ना। ये तो प्रॉपर्टी। वेव के बारे में भी बात नहीं करते बहुत डिटेल में, हम यहीं पे आते हैं। ठीक है, पर दुनिया में 2 ही तरह से चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, पार्टिकल और वेव के फॉर्म में, इतना मान के चलिए। तो मैटर 2 तरह के, मतलब मैटर की 2 प्रॉपर्टी बताई, हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि अगर मैं मास की बात कर रहा हूं
तो ये केवल और केवल पार्टिकल के सिग्निफिकेंस में दिखेगा, यानी कि पार्टिकल के लिए ही इसका सिग्निफिकेंस होगा। यानी कि मैं बोलूं कि अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास की स्टडी केवल और केवल उसी जगह पे हो सकती है जहां पर हम पार्टिकल की स्टडी कर रहे होंगे। क्या अगर वेव की स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर मास की बात होगी क्या? होगी ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मास की बात केवल और केवल तभी के लिए जब हम पार्टिकल की बात करें। अगर वेव की बात करेंगे तो मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। फिजिक्स में हम दोनों तरह की चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें पार्टिकल के फॉर्म में होंगी, कुछ चीजें वेव के फॉर्म में होंगी, ठीक है। और अगर बहुत गहनता से हमको पूरे यूनिवर्स को समझना है तो हमको वेव, एनर्जी सब कुछ समझना होगा। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव के टर्म्स में सोचना चाहिए। तो हम दोनों तरह से पढ़े, लेकिन इन दोनों तरह में से मास का सिग्निफिकेंस कहां दिखेगा? पार्टिकल के लिए, वेव के लिए नहीं। हाँ, तो मैटर है, मैटर के पास मास होगा और वो जगह घेरेगी। अच्छा, जगह घेरेगी, इसका प्रूफ कैसे पता चलता है? तो वहां पर बताया गया होगा केमिस्ट्री में कि जितनी भी चीजें जगह घेरती हैं तो वो एयर हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सब कुछ जगह घेरती है। सॉलिड का तो मुझे दिखता है कि मैंने जहां पर रख दिया वहां पर वो है, वो जगह घेरेगा। लिक्विड को भी मैंने देख लिया कि मैंने पानी कहीं गिरा दिया, उस जगह को वो फिल कर देगा, तो जगह घेर लिया। एयर की बात हमको नहीं दिखती है तो बोला गया होगा आपसे कि बैलून में हवा भरिए, फूकिए बैलून में। जैसे ही आप हवा भरते हैं तो बैलून का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जो साइज बड़ा हुआ एक्चुअली में उसके अंदर गई क्या? एयर ही गई ना, और जो एयर उसके अंदर गई उसके वॉल्यूम को बड़ा कर दिया। अब जैसे उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया तो हमको समझ में आया कि एयर ने उतनी जगह घेर रखी। और कोई है क्या बलून के अंदर? नहीं है ना, कोई नहीं बैलून के अंदर। बलून के अंदर केवल और केवल एयर है, वो जगह घेर रही है। तो इसका प्रूफ तो हमको बता दिया गया था कि उसके पास, मतलब वो जगह घेर रही है, लेकिन उसके पास मास है, ये कैसे पता चलेगा? है तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, अब वॉल्यूम की बात समझ गए, स्पेस की बात समझ गए और मास ही नहीं समझ पा रहे हैं, तोड़ लेंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप लोग कि उसको हम उसका वेट निकाल लेंगे, उसको तराजू पर रखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि वो कितना मास कैरी करता है। सही बोल रहे हैं क्या? जवाब है नहीं। कभी भी किसी भी पार्टिकल का मास तौल के पता नहीं किया जा सकता। उड़ गए तोते। कभी भी किसी भी पार्टिकल का मास तौल के पता ही नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? जिंदगी का तो भ्रम ही टूट गया यहां पे। तो मैंने बोला कि we cannot measure mass by तौलना, वेइंग। तौल के तो हम मास पता ही नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं घटती होंगी। कभी आप सब्जी लेने गए होंगे तो भैया से बोलोगे कि भैया 2.5 kg आलू दे दीजिए, 5 kg आलू दे दीजिए, भैया दे दिए होंगे। राशन लेने गए होंगे, बोले होंगे 2 kg चीनी चाहिए, भैया दे दिए होंगे। आपको कोई पूछा होगा कि भैया कितने भारी हैं आप, क्या है आपका वेट, तो आपने बता दिया होगा कि 70 kg, 80 kg एंड व्हाट शुगर बताया होगा, बोले हो, तो दिमाग में यही सब चीजें आ रही होंगी। अच्छा, जिसने जो पहली बार पढ़ रहा है बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, और जो इन चीजों के बारे में जानता है वो भी बना रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। यहीं तक बात नहीं करेंगे, और डिटेल में जाएंगे और गहराई तक जानेंगे इसको। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आज की जिंदगी में तो हम डेली मास पता कर रहे हैं, 2 kg चीनी, 5 kg आलू, हमारा वेट 70 kg, ये सब क्या है? ये मास ही की बात कर रहे हैं ना। फिर मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं फंसा रहा हूं, क्यों मैं तेज बन रहा हूं? क्योंकि हम जिस चीज को मेजर किए थे वो मास नहीं है, तो है क्या? हम जिस चीज को मेजर किए थे, we cannot measure mass by weighing. The thing we measure by weighing is weight. What we can
मेजर इज वेट एंड नॉट मास। ठीक है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वेट को हिंदी में भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अच्छा, कई बार आपने कहीं पर ऐसे देखा होगा, भार क्षमता, ट्रेन वगैरह की बोगियों में लिखा जाता है भार क्षमता 5000 टन, कुछ इस तरह से लिखा होगा। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। भार क्षमता लिखना ही नहीं चाहिए, भार क्षमता 5000 टन नहीं, ये द्रव्यमान क्षमता 5000 टन हो सकती है, भार क्षमता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वेट का हिंदी का मतलब होता है भार, मास का हिंदी का मतलब होता है द्रव्यमान। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब इसके फर्क की बात करते हैं तो एक चीज को समझना होगा कि आप लोग शायद क्लास 9 या क्लास 11 में या फिर पहले एक फॉर्मूला सुन के आए होंगे फोर्स का, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नहीं सुना है किसी ने तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आगे इस फॉर्मूला को सुनेंगे। अभी मैं बस केवल इसकी थोड़ी सी मदद ले रहा हूं, थोड़ी सी, बहुत इतनी सी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर वेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो मास इनटू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। ये वेट जो है वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं फील की बात करता हूं। फील की बात, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक पार्टिकल है, ऐसे मैंने एक पार्टिकल को रखा हुआ है, तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मैं क्या महसूस कर पा रहा हूं? इसका मास कि इसका वेट? जवाब है इसका वेट। इसका मास तो मैं महसूस ही नहीं कर सकता हूं। पूछोगे क्यों? मान लो मैं किसी और ग्रह पे चला गया, मान लो मैं मंगल ग्रह पे चला गया, ठीक है, जब जैसे ही मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इतनी ही रहेगी कि बदल जाएगी। अलग अलग ग्रहों के पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो जब इसको वहां पर मैं अपने हाथ में लूंगा ना, तो इसका हमको फोर्स या जो नीचे ऐसे हम मेरे हाथ को दबा रहा होगा जिस बल से, वो मुझे ज्यादा महसूस होगा। और अगर किसी ऐसे जगह पे चला गया, मान लो मैं चांद पे चला गया, वहां पर ये मुझे हल्का महसूस होगा। अगर मैं यहां पर अपना वेट मेजर करता हूं और मान लीजिए कि वो वेट आता है यहां पर, सपोज वो 70 आता है, तो किसी और ग्रह पे मैं जाऊंगा जहां पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, वहां पर मेरा जो मेजरमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, और जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी वहां पर वैल्यू कम आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि वेट जो है वो अलग अलग जगहों पर वेरी करता रहता है। अच्छा, वेट अलग अलग जगहों पर वेरी करता रहता है, तो क्या मेरा मास भी अलग अलग जगहों पर वेरी करता रहता है? जवाब है नहीं। क्यों? मेरे अंदर मास किसकी वजह से आया है? मेरे मसल्स की वजह से, हड्डियों की वजह से, चमड़े की वजह से, मेरे शरीर में जितने पार्टिकल हैं, जितने अंग हैं, उनकी वजह से। मैं किसी और ग्रह पे चला गया तो मेरे अंगों में कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? मैं चांद पे चला गया तो मेरा एक फेफड़ा निकल के बाहर, एक किडनी निकल के बाहर चली जाएगी? सब रहेगा तो मेरे अंदर ही ना भाई। तो जब मेरे अंदर से कुछ निकला ही नहीं तो मेरा मास कैसे बदल सकता है? मेरा मास बदलना पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या है जो चेंज हो गया? मेरे ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है हम उसको वेट बोलते हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, फिर मैं इसको अपने हाथ पे रख देता, तो क्या मुझे इसका कुछ नीचे, इसके से नीचे कुछ दबाव महसूस होता है या कुछ बल महसूस होता है? जवाब है नहीं, महसूस ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे जो महसूस हो सकता है वो इस पार्टिकल के द्वारा लगाया गया मास है जो मैं महसूस कर सकता हूं। इसका मास कभी मैं महसूस नहीं कर सकता, इसका वेट में महसूस कर सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कोई बोले कि हम क्या महसूस कर सकते हैं,
तो वो जवाब है वेट। क्या नहीं महसूस कर सकते हैं? वो जवाब है मास। यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो भी इसी बात को प्रूव करती है। जब मैं वेट मशीन के ऊपर जैसे खड़ा होता हूं तो वेट मशीन मेरा वेट मेजर कर सकती है, मैं उस पर कितना बल लगा रहा हूं वो मेजर करती है। या फिर यूं कहें कि टू बी मोर एक्यूरेट कि मैं उस पर बल लगाता हूं, और न्यूटन का मैं अभी बहुत डिस्कस नहीं करना चाहता इन सब बातों पे, कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जितना फोर्स मैं उस पर लगा रहा हूं उतना ही फोर्स वो मुझ पर लगा रही होगी। तो जितना मैं उस पर लगाऊंगा उतना वो मुझ पर लगाएगी, तो मेरे ऊपर कितना बल लगा रही है मैं वो चीज मेजर करती है और मुझे वो दिखाई देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे क्या दिखाई देता है कि मैंने जितना फोर्स लगाया उस पे उतना ही फोर्स लगाएगी वो मुझ पे, तो कितना फोर्स वो मुझ पे लगा रही है ये वो मेजर करती है। और यही कारण है कि जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो कभी लगता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, कभी लगता है हमारा वेट घट रहा है, और कभी लगता है नहीं नहीं उतना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मैरी गो राउंड पे आप गए होंगे तो मैरी गो राउंड पर आपको डर लगने के पीछे की जो वजह है वो भी यही होती है कि जब वो ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है हमारा वेट बढ़ रहा है, और जैसे वो नीचे आता है तो जितनी तेजी से वो नीचे आता है उतनी तेजी से वो आपको नीचे लेके आता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका इफेक्ट आपके ऊपर उस वक्त पे कम हो जाता है, तो आपका वेट हल्का लगने लगता है। और कभी कभी लगता है कि हम तो हवा में है, हमारा तो कोई वेट ही नहीं है, ठीक है, और लगता है ना कि ऐसा सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से, सब कुछ ग्रेविटी की वजह से। और जो वेट का एग्जिस्टेंस है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। यानी कि क्या अगर कोई पूछे कि ग्रेविटी हट जाएगी तो मेरा वेट खत्म हो जाएगा, जवाब है हाँ। क्या ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो मेरा मास जब खत्म हो जाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि मास मेरे अंदर के पार्टिकल्स का, हमारे अंदर की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका मेजरमेंट है। वेट हम किसी के ऊपर कितना बल लगा रहे हैं उसका मेजरमेंट है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मास का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो समझ में आया कि नहीं आया? तो मास की चर्चा हम कब करेंगे? पार्टिकल के लिए। पार्टिकल क्या होता है? मैटर होता है। मैटर की बात मैंने की कि वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, यानी कि उसके पास वॉल्यूम होता है और उसके पास मास होता है। वॉल्यूम की चर्चा तभी हो चुकी थी, पर मास की चर्चा उस टाइम पे छोड़ दी गई थी, और वहां पर बोला गया था कि किसी भी पार्टिकल के पास वॉल्यूम है तो मास होगा, ठीक है। पर हमने मास की चर्चा की क्योंकि मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत बहुत आवश्यक है। तो वी कैन नॉट मेजर मास बाय वेइंग। हम भार करके या हम तौल के कभी भी मास मेजर नहीं कर सकते। हम जो मेजर कर सकते हैं वो वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्या वेट अलग अलग जगहों पर बदलता रहता है? जवाब है हाँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वो डिपेंड करता है कि हम किसी पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। वो तो एक लिफ्ट में चढ़ने से बदल जाता है, लेकिन मास कभी भी बदलता नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट में थोड़ी और चर्चा करेंगे और गहनता से जानेंगे। मैंने बोला कि और डिटेल में पढ़ेंगे, और बेस एकदम इतना सॉलिड करना चाहिए, होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो हमारे लिए 1% भी दिक्कत बेस की वजह से तो नहीं आनी चाहिए, फंडामेंटल की वजह से हमको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहां तक बात समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ूं। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये कि मास जो होता है वो मेरे अंदर के जो सब्सटेंस है उनके अमाउंट की मेजरमेंट है, तो वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। अरे भैया मैं लिफ्ट में चले जाऊं तो मेरी किडनी एक निकल जाएगी, मेरे अंदर जो कुछ सेल्स है वो बाहर आ जाएंगे, नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी एक तिल्ली नहीं गायब होगी, बाकी की बातें छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मास नहीं बदला तो क्या वेट नहीं बदलेगा? जवाब बदलेगा, क्योंकि जो वेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं। तो जब लिफ्ट ऊपर चलना स्टार्ट होती है तो मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा होता हूं नीचे, और जब लिफ्ट ऊपर जाके रुकने वाली होती है तो मैं फोर्स कम लगा रहा होता हूं। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर ऐसे चलना स्टार्ट होती है तो लगता है हाँ 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 ऊपर जा रहे हैं, वेट बढ़ता है। तो जैसे रुकने वाले तो डाउट होता है कि नीचे तो नहीं आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हम फोर्स नीचे कम लगा रहे होते हैं। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो इसको जरा नोट डाउन करिएगा, और फिर मैं आगे थोड़ी और डिस्कशन करता हूं मास पे। तो थोड़ी और बात करते हैं मास पे। तो मैंने बोला कि मास नहीं चेंज हो सकता, जो चेंज होता है वो वेट है। पर जवाब है का
as we know that, अब तो जानते ही हैं, weight of a body may change but not the mass. किसी भी बॉडी का वेट चेंज हो सकता है पर उसका मास चेंज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है, इज और डज, नहीं लिख देते हैं, इज दिस ट्रू दैट मास कैन नेवर बी चेंज? क्या यह सत्य है कि मास कभी भी नहीं बदला जा सकता? अब यहां पर जो चर्चा हो रही है वो एक नॉन लिविंग बॉडी की समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लिविंग बॉडी समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपना वेट कभी बढ़ा लेते हैं कभी घटा लेते हैं, तो बोल इसका जवाब हो सकता है कि हाँ मास तो बदल ही सकता है। लेकिन क्या मैं नॉन लिविंग बॉडी की बात करूं तो वो अपना मास चेंज कर सकती है? नहीं, वो तो डाइट नहीं कर सकती है ना, डाइट पे नहीं कर, वो जिम भी नहीं कर सकती, वो खूब ढेर सारा खाना भी नहीं खा सकती, तो उसका मास तो फिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन उस बॉडी के लिए है कि क्या उसका मास कभी भी बदल नहीं सकता? तो जवाब है बदल सकता है। अब गरियाना शुरू करेंगे सर कि कहना क्या चाहते हो मास्टर, कभी बोलते हो वेट बदलता है मास नहीं बदलता है, फिर बोलो कि मास बदल सकता है। जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से, हमको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में कि ये बात तो सत्य है कि मास नहीं बदलता, ये बात सत्य है कि मास नहीं बदलता जगह बदलने से। मास किसकी वजह से नहीं बदलता? जगह बदलने से। मास किसकी वजह से नहीं बदलता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदलने से। पर मास किसकी वजह से बदलता है? तो वो जवाब है मोशन की वजह से। मास मोशन की वजह से बदल नहीं सकता। मास अगर जिस चीज की वजह से बदलता है, सॉरी, मास मोशन की वजह से बदल सकता है, मास जिसकी वजह से नहीं बदल सकता उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका नाम है पोजीशन। लेकिन अगर मैं मोशन कराने लगूं पार्टिकल का, अगर मैं पार्टिकल को चला दूं तो उसका मास बदल सकता है, ठीक है। अब उसका मास कैसे बदलता है? तो कोई पार्टिकल जैसे चलना स्टार्ट होता है तो उसकी एक इक्वेशन होती है, मैं इक्वेशन की जगह पहले ही बोल चुका हूं कि मैं इक्वेशन की बात नहीं करने वाला हूं इसमें, तो इक्वेशन की बात नहीं करते। लेकिन जब कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देता है तो आइंस्टीन ने इन चीजों के पीछे की पूरी जो कहानी वो आइंस्टीन ने बयान की है, ठीक है। तो जैसे कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो उसके मास में परिवर्तन आता है, वो बढ़ता है घटता है, क्या होता है उसकी बात अभी भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करता है तो उसका मास बदलता है। अब जब मास बदलता है तो हम कैसे किसी पार्टिकल को के मास को माप लेंगे? कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लो एक कार है जो चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो जब रुकी होगी तो उसका मास कुछ और होगा, जब चल रही होगी तो उसका मास कुछ और होगा। तो मैं कैसे पता करूंगा कि उसका चलते हुए मास क्या हो गया? तो इसका जवाब ये है कि जब रेस्ट पे थी तब का मास ही मानेंगे, जब चलना शुरू करेगी तब का मास, ठीक है। यानी कि जैसे वो चलना स्टार्ट करेंगे हम उसके मास में परिवर्तन नहीं मानेंगे। फिर हो गया कंफ्यूजन कि जब बोले अभी कि जब कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो उसका मास बदलता है, अभी बोल रहे हैं कि जब चलने स्टार्ट कर देंगे तो जो रुकी हुई पार्टिकल थी उसका जो मास था हम उसी को मान लेंगे। तो जरा इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब ये है कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके मास में परिवर्तन होता है, ये बात तय है। लेकिन वो परिवर्तन बहुत बड़ा या सिग्निफिकेंट तब हमको दिखाई देता है जब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के लगभग बराबर हो जाती है। और लाइट की स्पीड शायद आप लोग जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर और फील लेने के लिए बोल देता हूं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। अगर इस बात की और फील लेनी हो तो रेडियस ऑफ अर्थ जान लीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 12800 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो समझ लो 3 लाख किलोमीटर, यानी कि अर्थ की रेडियस से
कई गुना। इतनी दूरी लाइट 1 सेकंड में ट्रेवल करती है, और जब 1 सेकंड में इतनी दूरी ट्रेवल करती है तो समझ लीजिए स्पीड कितनी। अब उसके सिग्निफिकेंट में 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कौन सा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है, कोई मतलब। इसलिए जब हम अपनी नॉर्मल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें लाइट, उसमें जो भी स्पीड होगी, जो भी वेलोसिटी आती है पार्टिकल में, वो कभी लाइट की स्पीड को मैच कर ही नहीं सकती। इसलिए हम मास को कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही पार्टिकल इस स्पीड या इसके इक्विवेलेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करेगा या इसके ऑर्डर में स्पीड चलना स्टार्ट करेगा तो मास वेरी करेगा ही करेगा। मास कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेरी करता है, पर मास का सिग्निफिकेंस वेरिएशन हमको दिखता है जब वो लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। कोई छोटी मोटी स्पीड पे मास का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यानी कि मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ, कोई बोले 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, कोई बोल दे कि मैं एक कार लेके आया हूँ, मैं 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता हूँ, क्या मेरा मास बदल जाएगा? जवाब बदलेगा तो, और बहुत इतना सा बदलेगा, ठीक बात। लेकिन अगर वो लाइट की स्पीड से चलेगी तो उसका मास बहुत सिग्निफिकेंटली बदलेगा। तो अब मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास के बारे में बात की। तो जो मास है वो पार्टिकल के लिए डिफाइन किया जाता है। वेट बदलता है मास बदलने से, रहा मास कब बदलता है? जब कोई पार्टिकल चलता है बहुत तेज लाइट की स्पीड से। तो यूजुअली हम जितने भी मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं नॉर्मली, उसमें जो पार्टिकल होता है वो लाइट की स्पीड से नहीं चलता, बहुत धीरे चलता है उसके कंपेरिजन में। तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स में हम मास को एक कांस्टेंट टर्म मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मास बदलने वाला नहीं, ठीक है, और मास को कांस्टेंट मान के हम पूरी स्टडी करते हैं। ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास। अच्छा, मास को मेजर नहीं किया जा सकता, तो फिर हम जो चीज नापते हैं उससे मास निकालते कैसे हैं? ये भी तो एक सवाल रहा कि कोई मास पूछता है, या क्वेश्चन देखे होंगे आपने फिजिक्स में, जो क्वेश्चन आता है उसमें बोल दिया जाता है कि मास ऑफ पार्टिकल इतना है, बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो वो मास कैसे निकाला गया था? तो वो मास निकालने का जो तरीका था वो ये था कि जब हम मास को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। मास इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण है, तो वो हमको नहीं दिखाई देगा। और जैसे किसी का आंतरिक गुण है कि वो चुट्टा है, वो दुष्ट, या मैं बोल दूं कि वो ईमानदार है या वो सच्चा है, तो ये आंतरिक गुण है। ये आंतरिक गुण दिखाई कैसे देगा या पता कैसे चलेगा? तो हमको वो गुण नहीं दिखाई देगा, हमको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। इफेक्ट कैसे? कि अगर कोई आदमी ईमानदार है तो जैसे रोड पर वो चल रहा होगा, किसी का पैसा गिरा तो वो उठा के उसको वापस रिटर्न करेगा। ये जो रिटर्न करने वाला प्रोसेस है, ये एक इफेक्ट है जो इस बात की गवाही देता है कि वो आदमी ईमानदार है। अब ऐसा जाके बोलो भैया आपको लोग बड़ा ईमानदार बोलते हैं, 4 ग्राम ईमानदारी अपनी दिखाइए ना, दिखा सकता है क्या? वो अपनी ईमानदारी दिखाई नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह से आजकल बड़ी चर्चा करते हैं लोग कि बहुत देशभक्त, बहुत देशभक्त, अपनी देशभक्ति साबित करके दिखाओ। अरे देशभक्ति इंटरनल चीज है, इसको साबित कोई कैसे कर सकता है? इतनी बेसिक, बहुत बेसिक माइन्यूट चीजें। कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो आप बोलिएगा कि जाइए पहले पढ़ के आइए, फिजिक्स पढ़िए, वही भी आपको पता चलेगा कि इंटरनल प्रॉपर्टी को दिखाई नहीं सकता। किसी की देशभक्ति को आप प्रूफ नहीं कर सकते। कोई बोले कि हम आपसे प्यार करते हैं, बोले तो दिखाओ कितना, वो दिखा नहीं सकता है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन कर ही नहीं जा सकते, करिएगा ही नहीं। और जो कर रहा होगा समझ लीजिएगा मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको कोई किसी बात की जानकारी नहीं है। कोई बोले कि आप देशभक्ति साबित करिए, कोई बोले कि आप इस धर्म के हैं पर आप अपने धर्म से प्यार नहीं करते, साबित करिए कैसे धर्म से प्यार कैसे साबित कर सकते हैं? मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? तुरंत कोई बोले तो पूछिए आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? बोलेगा हाँ, साबित करिए, दिखाइए कहाँ पे प्यार करते हैं। पॉसिबल ही नहीं। हमको कोई प्रॉपर्टी जो इंटरनल है वो हमको बाहर दिखनी पॉसिबल नहीं है। हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, और उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको कई सारे टर्म्स पे ध्यान देना होगा, कई सारी घटनाओं पे ध्यान देना होगा, तब जाके हमको पता चलेगा, ठीक है। तो मास को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मास इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी, तो उसको कैसे हम पता करते हैं? तो मास का हमको इफेक्ट देखना पड़ता है। तो मास की वजह से जो जो इफेक्ट आते हैं हम उनकी बात करते थे। आज के सिलेबस में 2 बातें हैं, हम तीसरी बात भी करेंगे क्योंकि तीनों बात इंपॉर्टेंट है। एक होलसम स्टडी करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं कि फुसलाने वाली बात है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा
थोड़ी सी आप अपनी समझ बढ़ाइए, बाकी सब चीजें आसान है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो मास की मैंने स्टडी बोली कि मास का इफेक्ट हमको तीन तरह से देखने को मिलता है। जो दो चीजें आपके सिलेबस में चर्चा की गई हैं उन दोनों में से एक चीज है इनर्शिया और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा आपने। इनर्शिया क्या होता है? हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस और अपोजिशन, ठीक है, रेजिस्टेंस इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये इफेक्ट है मास का, यानी कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने स्टेट ऑफ मोशन में जो बदलाव है उसको रोक पाने की, उसका प्रतिरोध कर पाने की क्षमता केवल उसी पार्टिकल में होगी जिसके पास मास होगा। आप अगर मैं खड़ा हूं, मुझे आप चलाना चाहते हैं, मेरे पास मास है, तो आपको मुझे फोर्स लगाना ही पड़ेगा और उस फोर्स के बदले मैं भी आप पे फोर्स लगाऊंगा क्योंकि मैं अपने मोशन को रोकना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे पास मास नहीं होता तो मुझे चलाने के लिए फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई मेरे ऊपर फोर्स लगाता भी तो मैं उसके ऊपर बदले में फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। वैसे मेरे ऊपर फोर्स लगाना भी पॉसिबल नहीं होता। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कभी ना कभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, जिसको न्यूटन ने दिया था। फॉर्मूले की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि टू बॉडीज हैविंग मास, दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, विल two bodies having mass separated by a distance will exert some force due to their mass called as gravitational force, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो बॉडी जिनके पास मास है वो एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का नाम है, जो अपने मास की वजह से लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास का सिग्निफिकेंस है कि वो एनर्जिया रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरी बात है वो आइंस्टीन का मास एनर्जी, मास, तीसरी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक। इस फॉर्मूले को हम बाद में देखेंगे, इसका बहुत डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, पर यह समझ लीजिए कि आइंस्टीन ने बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत फेमस फॉर्मूला आपने कभी सुना होगा, E=mc²। उसके बारे में चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि जो मास है उसको एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, ये हमको बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बाद हम जरा कुछ यूनिट्स ऑफ मास में बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मास क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दो चीजें आपके सिलेबस में, उसको मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया। तीसरी बात मैंने ऐसे चलते चलते बता दी, आपको अभी उसको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी इंपॉर्टेंट है कि मास का सिग्निफिकेंस दो नहीं तीन, ठीक है। यानी कि मास को अगर मेजर करना होगा तो मैं तीन तरीकों से करूंगा, ठीक है। इसीलिए तीन तरह के मास भी होते हैं। खैर उसके बारे में अभी भी हम थोड़ी कभी डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर मास तीन तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है ग्रेविटेशनल मास, एक को बोला जाता है इनर्शियल मास, और एक को बोला जाता है मास ऑफ एनर्जी, मास इक्विवेलेंस, ठीक है। वहां पर E=mc² में m=E/c² लिख दिया जाता है। इस तरह से भी मास मेजर करते हैं। तो मास मेजर करने के तीन तरीके हैं, एक इनर्शियल मास होता है, ग्रेविटेशनल मास, और एक
मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला मास। ठीक है, हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि मास की कुछ यूनिट्स, सम यूनिट्स ऑफ मास। ठीक बात है। तो मास की कुछ यूनिट्स में आप जानते होंगे एक यूनिट किलोग्राम। पहली यूनिट आप जानते होंगे क्या? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम बेसिकली एक यूनिट है मास की। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो एट 4 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ 1 लीटर वाटर, अच्छा वाटर बोल रहा हूं तो ये वाटर डिस्टिल वाटर होना चाहिए, आपका टैप वाटर की बात नहीं हो रही है। डिस्टिल वाटर एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, H2O। 4 डिग्री सेल्सियस पर मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी का जो मास होता है उसे को हम डिफाइन करते हैं क्या? मास ऑफ 1 किलोग्राम। जो दूसरी बात है वो एक चंद्रशेखर यूनिट है। चंद्रशेखर लिमिट CL होता है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.4 इंटू सोलर मास। अच्छा, सोलर मास क्या होता है? मास ऑफ सन। सन के मास को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देने पर हमको क्या मिलता है? चंद्रशेखर लिमिट। ये मास की एक यूनिट है। और एक यूनिट आप लोग जानते होंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? डिफाइन नहीं किया गया होगा, केमिस्ट्री में भी डिफाइन किया होगा, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अच्छा, C12 एटम का मतलब क्या है? एक्चुअली में कार्बन के कई सारे अलग अलग अप्रूव होते हैं। ठीक है, अप्रूव का मतलब कि कार्बन जो होता है वो 12 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, C13 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, C14 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि कार्बन का मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो वो जिस कार्बन का मास 12 हो, जिस कार्बन के एटम का मास 12 हो, 12 C12 कार्बन के 1/12 मास को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। और अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको केजी में लिखा जा सकता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 केजी। यानी कि 1 AMU की केजी में जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 केजी। ठीक है, ये सब चीजें याद रखने के लिए नहीं बता रहे हैं, जस्ट ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई आपको। तो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट था वो मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि मास एक्चुअली में होता क्या है, फिजिक्स में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स में हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसको कहां-कहां यूज करते हैं। और फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, मास कब वेरी करता है, कब वेरी नहीं कर सकता है। इतनी क्लैरिटी अगर आपको होगी तो फिजिक्स में कहीं पे भी आपको जहां पे भी मास पढ़ना होगा वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये भी बताया कि जब हम अपनी मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो मास को क्यों हम वेरिएबल नहीं मानते हैं और क्यों आगे चल के मास को वेरिएबल मान लेते हैं। क्योंकि जब बहुत कम स्पीड होती है तो बहुत कम स्पीड पे हम मास में जो चेंज होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं होता है कि हम उसको वेरिएबल माने। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो कुछ पार्टिकल होते हैं जो लाइट की स्पीड के सिमिलर अपनी स्पीड कर लेते हैं, तो उस स्पीड पर मास में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आज का लेक्चर केवल और केवल मास पर केंद्रित था। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ एंड टाइम हम अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया वो लेक्चर तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो भी बताइएगा। अगर आपको कम पढ़ना है, सरफेस से पढ़ना है केवल, तो मैं बोलूंगा कि उस तरह की पढ़ाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अपने कोर को, अपने बेस को जितना डिटेल में समझ सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा दूंगा आपको कि आपके काम का ही नहीं हो,
लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ाऊंगा कि जितना आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको 110% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। तो अगर इस तरह से जारी रखना चाहते हैं तो आप हमको जरूर बताइएगा। और अगर आपके अगल बगल दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको जरूर ये लेक्चर बताइएगा, सजेस्ट करिएगा। हम बोर्ड्स और नीट के वालों को बच्चों को एक तरफ पढ़ाएंगे, एडवांस के लेक्चर्स अलग से आएंगे। वो आप मतलब कि इसके बाद कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी होंगे जो केवल और केवल एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होंगे। वो नीट बोर्ड और बाकी जो बच्चे हैं ओलंपियाड वाले बच्चे, वो उसको ना देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अलग अलग कई सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना बहुत पड़ता है। अगर आपको नॉलेज की इच्छा है तो आप जरूर देखिए, लेकिन अगर आप केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एडवांस वाले लेक्चर्स को आप अवॉइड करिएगा। उसमें कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे बच्चे हैं तो जिनको जरूरत है तो ये लेक्चर्स उनको पहुंचाइएगा। हम ये पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस हम यहीं पे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। माइंड वॉर एकेडमी पर ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। हम आपके सफलता में जरूर जरूर एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।